जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ DR सोनोने, फैकल्टी इन फिजिक्स, डिफेंस करियर एकेडमी औरंगाबाद. So today we will see the gravitation topic, which is very important topic in NDA mechanics. So for NDA examination we are preparing for this topic, and there are some, we can say, the specific points from which the questions comes in NDA examination. So one by one we will see that points and what type of questions are asked on this topic. Okay, so first of all start with the topic, that is gravitation. There are 4 points I have written here: gravitational force, gravity and variation of gravity, weightlessness conditions, launching of satellite. Friends, 2019 से लेके 2010 से लेके 19 तक जितने भी क्वेश्चंस ग्रेविटेशन टॉपिक के ऊपर पूछे हैं, वो सभी क्वेश्चंस ये 4 पॉइंट से बिलोंग करते हैं. एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन के ऊपर, या फिर वेटलेसनेस कंडीशन के ऊपर, या फिर लास्ट दैट इज लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट. ये 4 पॉइंट छोड़ के आपको क्वेश्चन बाहर का मिलेगा ही नहीं एनडीए एग्जाम में. तो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चन. आपका यदि कंसेप्ट क्लियर है ये चारों पॉइंट्स के बारे में, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो हम लोग वन बाय वन उसको देखेंगे. सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. तो आपने ये 9th 10th 11th 12th तक ये टॉपिक पढ़ा ही होगा, ग्रेविटेशन, जिसमें सिंपल आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल एक यूनिवर्सल फिनोमिनॉन है जिसमें एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है. तो ऐसा फोर्स जो एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स. तो हमेशा यूनिवर्स के लिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स डिफाइन किया जाता है, बिकॉज ग्रेविटेशन इज अ यूनिवर्सल फिनोमिनॉन. तो ग्रेविटेशनल फोर्स कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फोर्स सिर्फ अट्रैक्शन टाइप का फोर्स होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्शन टाइप ऑफ फोर्स. और उसने बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा यूनिवर्स के कोई भी दो बॉडी के बीच में होता है, राइट. यदि मैंने कंसिडर किया कि ये बॉडी m1 है और ये बॉडी m2 है, जिसका मास m1 एंड m2 है, और दोनों के सेंटर्स एक दूसरे से डिफर कर रहे विथ डिस्टेंस वी कैन से r. तो जो न्यूटन ने लॉ बनाया ग्रेविटेशन के ऊपर, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो स्टेट करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इज, जिसको मैं F बोलता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स को F, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस इज m1 एंड m2 एंड inversely proportional to square of distance between them. So square of distance between them is a r square. If we remove this proportionality sign from here, we get F equals to, we put here constant, that is capital G, m1 m2 by r square. So इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन याद रखना चाहिए? m1 m2 is a masses of two bodies, r is a distance between two bodies, F is a gravitational force between the bodies, and capital G is what? Capital G is a universal gravitational constant. तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट ऑफ कैपिटल G. तो कैपिटल G को एक तो पहली बात हम लोगों ने बोला है कि कैपिटल G इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्या बोला है उसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. आपको ये मीनिंग भी पता होना चाहिए व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बिकॉज वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. कैपिटल G का वैल्यू यूनिवर्स में कहीं भी आप जाओ तो वहां पे उसका वैल्यू सेम ही रहेगा, इसलिए उसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला है. अभी यदि कैपिटल G का यूनिट निकालना है तो कैपिटल G के लिए फॉर्मूला किस तरीके से हो जाएगा? ये हो जाएगा F r स्क्वायर अपॉन m1 m2. तो मैंने इसका यूनिट निकालने के लिए फोर्स का यूनिट यहाँ पे पुट किया न्यूटन, डिस्टेंस से तो वो मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर, इधर स्क्वायर है, मास केजी में केजी इंटू केजी स्क्वायर. ये हो गया कैपिटल G का यूनिट. आपको यूनिट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज करेक्ट फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट. तो न्यूटन्स के लॉ में आपको फिर रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है. यदि न्यूटन्स के लॉज, एक तो मास कांस्टेंट होना चाहिए, उस पर डिपेंड करते हैं, कंडीशन है उसकी, मासेस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए. जब मास कांस्टेंट हमने रख दिया
तो इस फॉर्मूले से f का रिलेशन डिस्टेंस के साथ हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आपको वैल्यूज दी रहेगी, आपको R1 एंड R2 की वैल्यू दी रहेगी और आपको फिर F1 एंड F2 का रिलेशन पता करने को बोलेंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको रिलेशन के फॉर्म में F1 अपॉन F2 इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इस तरीके से लिख सकता हूँ, राइट। तो ये रिलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आपको बोलेगा कि मास को हमने डबल कर दिया तो डिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर फोर्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, ट्वाइस थ्राइस, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आपको याद रखना है कि रिलेशन कैसा है, फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ मास से और इनवर्स रिलेशन है डिस्टेंस से। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया कि कीपिंग मास कांस्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट इज आर इज डबल्ड, इसको मैंने डबल कर दिया तो फोर्स कितने टाइम इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इसके ऊपर नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पूछा है। तो रिलेशन से पता चलता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इसको डबल कर दिया मैंने तो 1/2 आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर प्रोपोर्शनल टू F। तो मैं क्या करता हूँ फिर F डैश क्या आएगा हमारा, F डैश इज नथिंग बट द 1/4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/r स्क्वायर। लेकिन ये 1/r स्क्वायर हमारा F होता है, मतलब हमारा जो फोर्स है दैट फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। इस तरीके से डायरेक्ट पता चलता है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर टाइम इसी तरीके के क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ट्वाइस किया, थ्राइस किया तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, या फोर्स डबल किया तो डिस्टेंस कितना इंक्रीज या डिक्रीज किया उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, राइट। तो ये हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। इसमें जो सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर उसको आप अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं, या फिर आप उसको बोल सकते हैं सिंपली ग्रेविटी। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू उसमें क्या पढ़ना है आपको। तो हमारा सेकेंड पॉइंट इसमें आता है ग्रेविटी, या फिर ग्रेविटी को अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी नाम से आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता क्या है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स का F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये सबको पता है। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब इफ यू थ्रो एनी ऑब्जेक्ट अप इन अपवर्ड डायरेक्शन दैट ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ ड्यू टू द फोर्स दैट इज नोन एज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। या आप बोल सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द बॉडी नोन एज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मून पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, सैटेलाइट जो ऑर्बिट में घूम रहा है उस पर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है, या फिर ग्रेविटी है बराबर। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फिर से, लेकिन ये किसकी वजह, किसके बीच में, अर्थ और बॉडी के बीच में। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड बॉडी, राइट। तो हम लोगों ने कंसिडर किया फॉर एग्जाम्पल, एक मैं चीज कंसिडर करता हूँ कि ये सेंटर है अर्थ का, और हमेशा मैंने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स में जो मासेस है m1 एंड m2 उसमें जो डिस्टेंस कंसिडर किया जाता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इट टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू बॉडीज, सेंटर से लिया जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा सेंटर से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया कि एक ऑब्जेक्ट है जो सरफेस पे है, अभी ये सरफेस पे इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, यदि हमको वो निकालना है तो हमको पता है रेडियस ऑफ अर्थ r होता है, राइट। अभी ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ये बॉडी टूवर्ड्स अट्रैक्ट होगी सेंटर की तरफ, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सेंटर, इसलिए इसको ग्रेविटेशनल पुल भी बोला जाता है। ग्रेविटेशनल पुल, पुल मतलब खींचना, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसका नाम लिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एक तो पहली बात इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, ग्रेविटी किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल जी से। और उसका जो दूसरा नाम है उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वाई ग्रेविटी इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके पीछे रीजन, क्योंकि जब भी बॉडी ग्रेविटी के कांटेक्ट में आता है तो इट गेट एक्सेलरेटेड। ग्रेविटी उसको क्या करता है, एक फोर्स है जो उसको एक्सेलरेट करता है, इसलिए ग्रेविटी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है, ठीक है। कोई भी बॉडी के ऊपर जब अप्लाई होता है तो उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके फॉर्मूले के लिए हम लोग उसको कैसे लिखेंगे,
एक तो हमको पता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी लिखते हैं हम लोग, बराबर। तो जो बॉडी का वेट होता है एक्चुअली, दैट वेट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल पुल, और वी कैन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बॉडी एंड द अर्थ। तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूँ कैपिटल जी, हमारा मास का अर्थ मैंने कैपिटल एम कंसिडर किया और स्मॉल एम यदि मैंने कंसिडर किया मास ऑफ द बॉडी, और मैंने डिस्टेंस कंसिडर किया आर डिस्टेंस है, तो सरफेस से यहाँ तक कैपिटल आर डिस्टेंस है बॉडी और सेंटर ऑफ अर्थ के बीच में, इसको लिखता हूँ मैं आर स्क्वेयर, बराबर। बट ग्रेविटी के फॉर्मूले के लिए ये चीज़ हमको पता होना चाहिए कि वेट ऑफ बॉडी, जो भी वेट हम लोग वेइंग मशीन पे मेजर करते हैं, दैट इज नथिंग बट द वेट ऑफ बॉडी इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल और अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड बॉडी, अर्थ और बॉडी के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, जो क्या है कैपिटल जी m1 m2 m1 कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वेयर। मतलब W इक्वल्स टू एफ लिख सकता हूँ मैं। जब मैं W इक्वल टू एफ लिखूंगा तो फॉर्मूला मैं कंपेयर करता हूँ m स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वेयर। तो स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो ग्रेविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, द ग्रेविटी बिकम्स कैपिटल G कैपिटल M बाय आर स्क्वेयर, राइट। ये सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग, सरफेस पे ग्रेविटी का फॉर्मूला आएगा कैपिटल G कैपिटल M बाय आर स्क्वेयर, वेयर M इज अ मास ऑफ द अर्थ एंड R इज अ रेडियस ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, कैपिटल R वैल्यू दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ इज आल्सो कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज आल्सो कांस्टेंट। सो 3 ऑफ द वैल्यू इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वैल्यू ग्रेविटी के ऑन द सरफेस आती है, जो कैलकुलेट करने पे आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ये ग्रेविटी का यूनिट मैंने कैसे निकाला, एक तो इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते थे, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन आया कैसे, तो कैपिटल जी का यूनिट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट, इनटू मास मतलब हुआ फिर से केजी डिवाइड बाय आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज मीटर स्क्वायर। तो केजी और ये स्क्वायर कैंसिल होगा, ये मीटर का स्क्वायर और ये मीटर का स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या वहां पे न्यूटन पर केजी। लेकिन हमको पता है न्यूटन मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन का मतलब होता है, और डिवाइड में केजी ऑलरेडी था, केजी कैंसिल, बचा कौन, सिर्फ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ग्रेविटी का यूनिट क्या आता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय यूनिट, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट ग्रेविटी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब एक एक्सेलरेशन है जो बॉडी को एक्सेलरेट करता है, राइट। ये सरफेस की बात हुई कि सरफेस पे कैपिटल जी कैपिटल M बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला रहेगा। तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, एक तो आप प्लैनेट चेंज करोगे या फिर आप मून पे चले जाओगे, फॉर एग्जाम्पल द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, उस पे चले जाओगे तो उसका मास अलग रहेगा, रेडियस अलग रहेगा, अर्थ का मास अलग है, रेडियस अलग है, तो ग्रेविटी डेफिनेटली चेंज होगा। सिर्फ कैपिटल जी रिमेन सेम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो M और R चेंज होने पे आपको दिया रहेगा कि अर्थ का मास और मून के मास में कंपैरिजन दिया रहेगा कि ट्वाइस है, थ्राइस है, फिर रेडियस के बारे में बोलेगा, डबल है, ट्रिपल है, बराबर। तो उस तरीके से फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आप फिर से कैपिटल जी यदि आपका ये है तो यहाँ पे आप रिलेशन बेस्ड इस पे क्वेश्चन पूछेगा तो आप G लिख सकते हैं, G प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M बाय आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं दो ऑब्जेक्ट के लिए। तो जैसे मैं इधर लिखता हूँ ग्रेविटी ऑन फर्स्ट प्लैनेट, ग्रेविटी ऑन सेकेंड प्लैनेट, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा M1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर अपॉन M2। इस तरीके से जब मैं इसको लिखूंगा तब मेरा रिलेशन भी करेक्ट आएगा। M1 बाय R1 स्क्वायर मतलब G1 की वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी वाली लिखी और G2 की वैल्यू इस तरीके से लिखी, इनवर्सली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेशन वहाँ पे याद कर सकते हैं और वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये हुआ सरफेस के बारे में। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स आप देख लो, वेट को हमने कंपेयर किया है ग्रेविटेशनल फोर्स से, फिर हमने ग्रेविटी का फॉर्मूला निकाला है, लेकिन हमने कंसिडर किया है कि बॉडी ऑलवेज ऑन द सरफेस रहेगी, बराबर। लेकिन हम लोगों को वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी देखना है। इफ यू कंपेयर ऑब्जेक्ट इज
मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एट हाइट h फॉर एग्जांपल, या फिर मूविंग इन द डेप्थ, सेंटर की तरफ जा रहा है, डेप्थ में जा रहा है, तो ग्रेविटी बढ़ेगा कम होगा, इंक्रीजेस डिक्रीजेस, इस पे क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है। तो हम लोगों को फॉर्मूले के फॉर्म में देखना है कि ऊपर जाने पे ग्रेविटी बढ़ेगा या कम होगा, नीचे जाने पे ग्रेविटी बढ़ेगा या कम होगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही रहेगा, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। तो उसको हम लोग देखते हैं। आई होप कि आपको ग्रेविटी का जो जनरल फॉर्मूला है और उसके ऊपर रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन, उसका यूनिट, इस बारे में क्वेश्चन आने पे आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्रेविटी से रिलेटेड जो हमारा पॉइंट है जिसपे नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछा है, दैट इज वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, तो वेरिएशन किस तरीके से हो सकता है? एक तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा, एट हाइट, या फिर इसको हम लोग अल्टीट्यूड बोल सकते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे वेरिएशन एट डेप्थ, राइट। और हम लोग को सरफेस का तो पता ही है, जो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिख के कंपेयर कर सकते हैं। तो एट हाइट ऑब्जेक्ट चला गया, तो फॉर एग्जांपल ये अर्थ है जिसका रेडियस है r, और यहाँ से ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया, मतलब एट हाइट h चला गया। और हमको पता है ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द बॉडी, तो फॉर्मूला रिमेन्स GH लिखता हूँ एट हाइट के लिए ग्रेविटी। हमको पता है Gm/r² फॉर्मूला होता है, लेकिन r किससे रिप्लेस हुआ है, r+h से, डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड अर्थ, तो ये हो जाएगा r+h का होल स्क्वायर। इसको यदि आप डेरिवेटिव फॉर्म में सॉल्व भी करेंगे कंपैरेटिवली, तो एक तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि हाइट बढ़ेगा तो ग्रेविटी डेफिनेटली कम होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रेविटी एट हाइट डिक्रीजेस व्हेन हाइट इज इंक्रीजेस। ग्रेविटी एट हाइट डिक्रीज होता है व्हेन हाइट इज इंक्रीजेस, बॉडी जैसे जैसे ऊपर जाएगा ग्रेविटी कम होता है। या फिर कंपैरेटिवली यदि आपने स्टडी किया तो GH/G का जो रेशियो रहता है, GH/G, वो आता है हमारा 1 - 2h/r, 1 - 2h/r। तो ग्रेविटी एट हाइट, इसको मैं G × 1 - 2h/r भी लिख सकता हूँ। डेरिवेशन देखने की इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फॉर्मूला भी लर्न करेंगे तो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि हाइट बढ़ेगा तो ये पूरा फैक्टर कम हो जाएगा, ये कम होगा तो पूरा ये प्रोडक्ट कम हो जाएगा, मतलब ग्रेविटी एट हाइट भी कम हो जाएगा। एज हाइट इंक्रीजेस ग्रेविटी डिक्रीजेस, एज हाइट डिक्रीजेस ग्रेविटी इंक्रीजेस। तो इसमें ये रिलेशन हमको पता चला, इसके वाइस वर्सा भी याद रख सकते हैं। सेकेंड आता है एट डेप्थ। अभी हमने कंसिडर किया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि डेप्थ में जा रहा है, एक तो यहाँ से यहाँ तक हाइट है r, और ऑब्जेक्ट अंदर चला गया, मतलब एट डेप्थ चला गया, तो इसको मैं d कंसिडर करता हूँ। यदि सेम फॉर्मूला मैंने रिपीट किया ग्रेविटी का, G = Gm/r², तो मेरे ग्रेविटी के फॉर्मूले में मैं ग्रेविटी एट डेप्थ लिखता हूँ GD, Gm एज इट इज लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे m' हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, तो इस जगह का ये मास सिर्फ हमको कंसिडर करना है, ये वाला, ये मास तो यहाँ से निकल जाएगा। जो हमारा Gm वाला पार्ट है उसमें से मास, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे बॉडी है और बॉडी का अर्थ का सेंटर, तो इस तरीके का मास हमको यहाँ पे देखना है। इसका मतलब ये ऊपर वाला मास हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली मास भी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ r - d², डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड द सरफेस ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो Gm' - d², इसको यदि और सॉल्व करते जाएंगे, इधर +h² था, इधर -d है, लेकिन इसका जो कंपैरेटिवली फॉर्मूला है, आपने यदि वो डेरिवेशन देख लिया, डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला 1 - d/r। इस तरीके से डेरिवेशन आता है, जो आपको एनडीए में सिर्फ फॉर्मूले की जरूरत है। यहाँ पे भी यदि d बढ़ेगा, डेप्थ बढ़ेगा, तो ये पूरा फैक्टर कम हो जाएगा, ये कम होगा तो ग्रेविटी एट सरफेस से इंटू करेंगे तो वो प्रोडक्ट कम हो जाएगा, मतलब ग्रेविटी एट डेप्थ भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ग्रेविटी एट डेप्थ वी कैन से डिक्रीजेस व्हेन डेप्थ इंक्रीजेस, या वाइस वर्सा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो दोनों तरफ ग्रेविटी डिक्रीज हो रहा है, आप हाइट पे चले जाओ या फिर आप डेप्थ में आ जाओ। लास्ट में बचता है सरफेस। अभी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट सरफेस पे खड़ा है, इसका मतलब डिस्टेंस r है, तो ग्रेविटी एट सरफेस का फॉर्मूला क्या हमारे पास, Gm/r², राइट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटी एट सरफेस हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा।
अभी बात आती है कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन के लिए आपको ये ग्राफ याद रखना है। ग्राफ है हमारा g वर्सेस डिस्टेंस का। डिस्टेंस मतलब ग्राफ शुरू होता है यहां से सीधा, और ये वाला ग्राफ। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैं बोल सकता हूँ कि डेप्थ। आप जब डेप्थ में नीचे जा रहे तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक आएगा। फिर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये है अपना सरफेस, और ये जो आपको कर्व ग्राफ दिख रहा है ये है अबोव द सरफेस, मतलब अल्टीट्यूड के लिए। कोई यदि आपको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ द ग्रेविटी एट डेप्थ, सरफेस एंड अल्टीट्यूड, तो ये ग्राफ दिखाता है। डेप्थ में आप जब जाते हैं तो आपका जो रेशो रहता है ग्रेविटी और या फिर रिलेशन रहता है ग्रेविटी एंड किसका, डिस्टेंस का, तो वो 1/r का है। सरफेस पे 1/r² का है, ग्रेविटी प्रोपोर्शनल टू 1/r², और इधर 1/r³ का आता है। तो इधर पैराबोलिक ग्राफ आएगा ऐसा नीचे की तरफ, और ये कौन सा ग्राफ आएगा, डेप्थ का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और ये पॉइंट दर्शाता है कि यहाँ पे सरफेस है। तो ये ग्राफ भी जो 11th स्टैंडर्ड CBSE में दिया है उस तरीके से भी आप ग्राफ याद रख सकते हैं, जिसमें पता चल रहा है कि ग्रेविटी एट डेप्थ में भी जैसे डेप्थ बढ़ेगा तो ग्रेविटी कम हो रहा है, हाइट पे भी ग्रेविटी कम हो रहा है। वेरिएशन अलग अलग है लेकिन टाइप सेम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन सरफेस पे ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये 1, 2, 3 टाइप का वेरिएशन हुआ। आई होप कि आपको ये तीनों समझ में आया रहेगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि आपको ये तीनों के अलावा और एक चीज़ है कि आप यदि इक्वेटर पे चले गए अर्थ पे या पोल पे आ गए तो भी वेरिएशन होता है ग्रेविटी का, तो वो भी पॉइंट हम लोग इसमें कवर कर लेते हैं। तो अर्थ की डायग्राम में यहाँ पे निकालता हूँ, ये अर्थ है और इसको हम लोग पोल बोलते हैं, यहाँ पे पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये है हमारा इक्वेटर। तो देयर इज अ वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी एट पोल एंड इक्वेटर। पोल और इक्वेटर पे सेम वैल्यू ग्रेविटी का नहीं रहता है, फिर भी हम लोग कंसिडर करते कि एवरेज ग्रेविटी का वैल्यू ऑन द सरफेस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। लेकिन फिर भी आपको यदि क्वेश्चन पूछा गया अबाउट पोल एंड इक्वेटर की, कोई बॉडी पोल से निकला है और इक्वेटर की तरफ जा रहा है तो उसका वेट कम होगा कि बढ़ेगा, ठीक है। यदि इस पे क्वेश्चन आएगा तो आपको एक चीज याद रखना है कि जो अर्थ का मोशन है वो कैसा स्विंग होता है, लेकिन वो एकदम सीधा स्विंग नहीं होता है, उसका स्विंगिंग थोड़ा ट्रिल्ट है। तो स्विंग करने की वजह से, रोटेशन की वजह से उसके ऊपर लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रोटेशन की वजह से। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो ये पार्ट है, इक्वेटोरियल पार्ट है, ये थोड़ा बल्ग होता है, उसको बल्गिंग ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, बल्गिंग ऑफ अर्थ। तो देखा जाए तो ये वाली जो साइड है यहाँ पे अर्थ का रेडियस इंक्रीज होता है। जब ये बल्ज होगा तो ये जो ऊपर का साइड है वो थोड़ा कॉम्प्रेशन वाला दिखेगा, मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो एरिया है वहाँ पे रेडियस थोड़ा कम हो जाएगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो ये इक्वेटोरियल पॉइंट है जहाँ पे रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो ग्रेविटी एट सरफेस का फॉर्मूला है Gm/r²। जब सरफेस पे एट इक्वेटर रेडियस इंक्रीज हो रहा है, जब रेडियस इंक्रीज होगा इसका मतलब ग्रेविटी डिक्रीज होगा। तो इक्वेटर में ग्रेविटी का वैल्यू होता है कम, मतलब उसको हम लोग 9.78 के नज़दीक वैल्यू होता है, 78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आपने इसमें वैल्यू बढ़ रहा है तो ये कम हो जाएगा, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आप यदि पोल कंसिडर करोगे तो वहाँ पे रेडियस कम हुआ है, तो इसका यदि मैंने कंपैरिजन किया, फिर से सरफेस पे आ रहा है वो पॉइंट, Gm/r², सेम फॉर्मूला। जब ग्रेविटी डिक्रीज होगा तो रेडियस डिक्रीज होगा तो ग्रेविटी ऑफकोर्स इंक्रीज होगा, और ये वैल्यू आता है 9.89 के करीब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम लोग एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं कि ये यदि मैं कंसिडर करता हूँ कि ग्रेविटी एट पोल है तो ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर, आप इस तरीके से बता सकते हैं। इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट पोल से इक्वेटर जब जाएगा, पोल से इक्वेटर, तो पोल से इक्वेटर क्या होता है, पोल से इक्वेटर ग्रेविटी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आपका वेट क्या होगा, इधर से इधर जाओगे तो डिक्रीज होगा, वेट डिक्रीज होगा। लेकिन इधर से इधर जब आओगे तो आपका वेट इंक्रीज होगा। तो इस तरीके के वेरी बेसिक क्वेश्चन आस्क्ड ऑन द पॉइंट्स।
तो आई होप कि आपको मैंने जो 2 पॉइंट्स बताए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, उसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस के बारे में, राइट। और जो सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया अबाउट द ग्रेविटी एंड वेरिएशन ऑफ द ग्रेविटी एट हाई डेप्थ सरफेस, देन अगेन एक्स्ट्रा पॉइंट जिसमें पोल और इक्वेटर वाला भी हमने कवर किया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप एनडीए में इसके ऊपर आया वाला कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे द लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट एंड वेटलेसनेस कंडीशन इन द ग्रेविटेशन पार्ट 2। थैंक यू।